नमस्कार साथियों, इजी एकेडमी व्यवहारी आप सबका स्वागत करती है। अगला एमपीपीएससी एग्ज़ाम 24 अप्रैल 2024 को होने वाला है। हाल ही में हुए एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में पिछले बैच के लगभग 73 प्रश्न डायरेक्ट हमारी नोट से और क्लास से पढ़ाई हुई चीज़ें आई हैं। तो आइए एक डेमो क्लास के रूप में हम देखते हैं कि हम इजी एकेडमी व्यवहारी में किस प्रकार से अपनी क्लासेस संचालित कर रहे हैं, जो कि कल 1 जनवरी से नए साल के उपलक्ष्य में पुनः एमपीपीएससी और एसएससी जीडी के बैच प्रारंभ होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एमपीपीएससी की 7वीं यूनिट में पर्यावरण एवं जैव विविधता का चैप्टर है। आइए देखते हैं पर्यावरण एवं जैव विविधता। तो सबसे पहले हम ये समझें कि पर्यावरण एवं जैव विविधता है क्या। पर्यावरण का मतलब है परिधन आवरण, मतलब हमारे चारों ओर जिस आवरण से हम जीव जंतु ढके हुए हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। वहीं जैव विविधता, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जैव मतलब जीव, और जीव में आते हैं पेड़ पौधे तथा जंतु, और उनकी विविधता एक ही स्थान पर जब अलग अलग प्रकार की वनस्पति मतलब अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाएं तो जैव विविधता है। एक ही स्थान पर जब अलग अलग प्रकार के विविध प्रकार के जीव जंतु पाए जाएं तो जैव विविधता कहलाती है। तो जैव विविधता को पढ़ते हुए सबसे पहले हम ये देखें कि पर्यावरण से संबंधित हमारी कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, और उसमें सबसे पहला आता है प्रोजेक्ट टाइगर, बाघ परियोजना। जैसा कि हम सब जानते हैं, बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है जो कि 1973 में घोषित हुआ है। तो बाघ परियोजना शुरू कब से हुई? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर सन 1972 से 1973 के बीच प्रारंभ हुआ, और यह परियोजना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में आता है वहाँ से प्रारंभ हुई। 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया भारत देश का, जबकि इसके पहले जो गिर शेर होता था, जो कि गुजराती गिर पहाड़ियों में पाया जाता था, जिसके आप देखते होंगे चेहरे पे बाल भी होते थे, उसे जो है तो भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता था। लेकिन 1973 में जैसे ही प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ, उसी समय पर बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया। इस परियोजना को शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम है जो भारत के हैं कैलाश सांखला, मतलब भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक कौन कहे जाते हैं? कैलाश सांखला। आइए आगे देखते हैं। नागार्जुन टाइगर रिजर्व ये आंध्र प्रदेश में है और भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। कौन सा? नागार्जुन टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जो कि कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश। हमारा मध्य प्रदेश, जहाँ पर 6 टाइगर रिजर्व हैं। तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व रखने वाला हमारा राज्य है। कितने प्रोजेक्ट टाइगर चल रहे हैं मध्य प्रदेश में? तो दोस्तों 6 जिले ऐसे हैं, 6 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। ठीक है। वर्तमान में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है पूरे भारत देश में? तो वर्तमान में अगर हम देखें तो 15 सितंबर 2023 तक का जो आंकड़ा है वो बताता है कि भारत में 54 प्रोजेक्ट टाइगर इस समय संचालित हो रहे हैं। ठीक। अगला है नामदफा टाइगर रिजर्व। तो नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश में, और ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रोजेक्ट टाइगर है। कौन सा? नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है। अगला है बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये आपको आंकड़े याद रखने हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से यह इंपॉर्टेंट है। 3167। तो मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें कि बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है, तो 3167, और मध्य प्रदेश पीएससी के दृष्टिकोण से यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ बाघों की संख्या बहुतायत में है, अतः इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ कब से हुआ, तो 1972 से 73। ठीक।
दूसरा हमने पढ़ा कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को शुरुआत करने वाले कौन है, तो उनका नाम क्या है दोस्तों, कैलाश सांखला। क्या नाम है, कैलाश सांखला। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ होने के बाद भारत का राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया टाइगर को, तो 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ हुआ उसी समय पे टाइगर को ही या बाघ को ही भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित कर गया। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा कौन सा, एलिफेंट परियोजना। कौन सा है, एलिफेंट परियोजना या फिर हाथी परियोजना। दोस्तों हाथी परियोजना की अगर हम बात करें, अगर हम हाथी परियोजना की बात करें तो दोस्तों यह 1991-92 में प्रारंभ हुआ है। कब, 1991-92 में। और भारत में कुल 32 एलिफेंट टाइगर रिजर्व, कितने, 32 एलिफेंट टाइगर रिजर्व है। हाथी परियोजना भारत के 16 राज्यों में, कितने राज्यों में दोस्तों, 16 राज्यों में संचालित है। और भारत का प्रथम प्रोजेक्ट एलिफेंट कौन सा है, सिंहभूम एलिफेंट। कौन सा, सिंहभूम एलिफेंट, जो कि कहां पर है दोस्तों, झारखंड में। फिर से एक बार देखें, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत 1991-92 में, ठीक, सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व से, जो कि झारखंड में स्थित है, वहां से इसका प्रारंभ हुआ। दूसरा, भारत के 16 राज्यों में वर्तमान में हाथी परियोजना संचालित की जा रही है और 32 एलिफेंट रिजर्व अभी तक भारत में बनाए जा चुके हैं। अगला है दोस्तों कि भारत के अन्य प्रमुख एलिफेंट रिजर्व में कौन कौन से हैं, तो पहला है पेरियार जो कि केरल है, अन्नामलाई तमिलनाडु, शिवालिक उत्तराखंड, बादलखोल छत्तीसगढ़, खासी हिल्स मेघालय, मयूरभंज उड़ीसा और सोनितपुर असम में, इटांकी नागालैंड में। दोस्तों आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि एक राजेश खन्ना की मूवी आई थी जिसका नाम था हाथी मेरे साथी। दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हाथियों का बड़ी संख्या में शिकार किया जा रहा है ताकि उनके दांतों को महंगे दामों में बाजार में बेचा जा सके। उन दांतों की औषधियाँ और साथ में कई प्रकार के जो है तो खिलौने बाजार में उतारे जाते हैं। अतः हाथी दांत को प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में हाथियों की हत्या की जा रही है। उसे रोकने के लिए भारत सरकार ने हाथी मेरे साथी योजना वर्ष 2011 में प्रारंभ की है। कौन सी, हाथी मेरे साथी योजना वर्ष 2011। 2018 में मथुरा के चुरमुरा गांव में भारत का पहला हाथी अस्पताल खोला गया। इसके बाद हरियाणा के यमुनानगर में देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र खोला गया। पुनर्वास केंद्र का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे कई बार ट्रेन में कटकर हाथियों के एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार जो है तो हाथी बीमार होकर अपने समूह से बिछड़ जाते हैं, तो उन्हें पुनः उपचार के द्वारा और फिर उनके पुनर्वास की स्थापना की जाती है, उन्हें पुनः बसाया जाता है किसी स्थान पर। तो ये कहाँ पर है, हरियाणा के यमुनानगर में देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र खोला गया है। राजस्थान के आमेर में भारत का पहला एलिफेंट विलेज का निर्माण किया गया है। राजस्थान के आमेर में भारत का पहला एलिफेंट विलेज घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहले दोस्तों हमने पढ़ा हाथी परियोजना प्रारंभ कब से हुई। सबसे पहले हम देखें हाथी परियोजना प्रारंभ कब से हुई। तो दोस्तों प्रारंभ हुई 1991-92। फिर हाथी परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रारंभ हुई, तो सिंहभूमि राष्ट्रीय उद्यान जो कि झारखंड में है। कौन सा है, सिंहभूमि, कहां पर है, झारखंड में। हाथी दांत की तस्करी को रोकने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई, हाथी मेरे साथी योजना 2011 में। फिर
हाथी के लिए पहला अस्पताल कहाँ खोला गया? तो मथुरा के चुरमुरा गांव में। हाथी पुनर्वास केंद्र पहला कहाँ खोला गया? तो हरियाणा के यमुनानगर में। और इसके बाद हाथी के लिए पहला विलेज कौन सा घोषित किया गया? तो राजस्थान का आमेर। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा गैंडा परियोजना। गैंडा परियोजना कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो ये असम के काजीरंगा से सन 1987 में प्रारंभ किया गया है। कहाँ से? सन 1987 में, और असम के काजीरंगा से इसका प्रारंभ किया गया है। मानस, इसके अलावा काजीरंगा के अलावा कहाँ कहाँ पे? मानस असम में और जल्दापारा पश्चिम बंगाल में भी इसका संरक्षण किया जा रहा है। फिर देखिए हंगुल परियोजना। दोस्तों हंगुल हिरण की ही एक प्रजाति होती है जो यूरोपीय प्रजाति होती है। आप देख सकते हैं चित्र में। इस योजना का प्रारंभ सन 1970 में किया गया। कब किया गया? सन 1970 में। दोस्तों ये जो आपका चैप्टर चल रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी इस चैप्टर से मतलब पर्यावरण एवं जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र और एनवायरनमेंट से ही क्वेश्चन जो है तो 7 क्वेश्चन डायरेक्ट एमपीपीएससी में, और जो हमने पढ़ाया था क्लास में आप यहाँ के स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं। डायरेक्ट वही क्वेश्चन ही पूछा था। आगे देखते हैं। तो हंगुल परियोजना, इस योजना का प्रारंभ कब हुआ? 1970 ईस्वी में। हंगुल यूरोपियन प्रजाति का हिरण है। जाहिर से बात है दोस्तों कि यूरोप में पूरी बर्फ है, इतनी ठंड है, वहाँ बर्फ है, इसलिए यहाँ भी ये उसी क्षेत्र में पाया जाएगा भारत के जहाँ पर बर्फ जमी हो, और वह क्षेत्र है हमारा कौन सा? जम्मू कश्मीर। तो आप देख सकते हैं कि यह जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है। हंगुल जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है और यह यूरोपियन प्रजाति का है हंगुल। हंगुल का संरक्षण दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है। कहाँ पर दोस्तों? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। इसे कश्मीरी स्टैग के नाम से भी जाना जाता है। इसे कश्मीरी स्टैग के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। कस्तूरी मृग परियोजना। आपने सुना होगा कि हिरण के अंदर ही कस्तूरी होती है और वो पूरे जंगल में भटकता रहता है कस्तूरी को खोजने के लिए। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम यहाँ पे ये जाने कि जो कस्तूरी होती है वो केवल नर हिरण में पाया जाता है, मादा हिरण में नहीं पाई जाती। तो देखिए इस परियोजना का प्रारंभ सन 1970 में किया गया था। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। बाघ परियोजना 1972 से 1973, फिर आई हाथी परियोजना 1991 से 1992, फिर आई हंगुल परियोजना 1970, और अब है कस्तूरी मृग परियोजना। इसका भी प्रारंभ कब से हुआ है? 1970 से। उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में, उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में इसके संरक्षण की शुरुआत की गई कस्तूरी मृग की। कस्तूरी केवल नर मृग में ही पाई जाती है, जैसा कि अभी हमने बताया कि नर मृग में ही केवल क्या होता है? कस्तूरी पाई जाती है। शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश और बद्रीनाथ उत्तराखंड में भी इनका संरक्षण किया जा रहा है दोस्तों। तो एक बार हम पुनः फिर से रिवीजन करते हैं। बाघ परियोजना 1991-92 में, ठीक है, और सॉरी क्षमा कीजिएगा, बाघ परियोजना सन 1972 से 1973 के बीच प्रारंभ की गई। बाघ परियोजना को सबसे पहले शुरुआत करने वाले भारत में कैलाश सांखला हैं, इसलिए बाघ परियोजना के जनक कैलाश सांखला कहे जाते हैं। 1973 में बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। फिर नागार्जुन टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में, यह सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। फिर हमने पढ़ा नामदफा टाइगर रिजर्व जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित बाघ परियोजना है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि बाघों की संख्या कितनी है, तो भारत में वर्तमान में बाघों की संख्या 3167 है, जो कब तक के आंकड़े के अनुसार है? अभी 15 दिसंबर 2023 तक के आंकड़े हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कौन सा? थामिन परियोजना।
थामिन दोस्तों एक हिरण की ही प्रजाति होती है, आप जैसा कि देख सकते हैं चित्र में। इस योजना का प्रारंभ 1977 में हुआ। कब हुआ? 1977, 1977 में। थामिन हिरण की प्रजाति है जिसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? ये शांत नहीं खड़ा होता, जब भी ये खड़ा होगा उसके पैर चलते रहेंगे, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? डांसिंग डियर। अगला फैक्ट है इसमें, इसका संरक्षण केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में किया जा रहा है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, जिसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये एक टापू पे बना हुआ है और चारों ओर से क्या है, इसमें जल स्तर से घिरा हुआ है, इसलिए इसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, केबुल लामजाओ। तो जो डांसिंग डियर है या थामिन जो है, कहाँ पे पाया जाता है? मणिपुर के केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में इसका संरक्षण किया जा रहा है। कछुआ परियोजना। दोस्तों कछुआ परियोजना की प्रारंभ 1975 में हुआ। कब हुआ? 1975 में। कहाँ पे? भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान। कछुआ परियोजना का प्रारंभ उड़ीसा के भितरकणिका अभयारण्य में 1975 में प्रारंभ किया गया। उड़ीसा का गाहिर माथा का द्वीप व नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान में कछुआ संरक्षण किया जा रहा है। उड़ीसा में दक्षिण अमेरिकी कछुए की एक प्रजाति होती है जिसे बोलते हैं ओलिव रिडले। क्या बोलते हैं? ओलिव रिडले, जिसका संरक्षण कहाँ पे किया जा रहा है? उड़ीसा में ही दक्षिण अमेरिकी कछुए की प्रजाति ओलिव रिडले का संरक्षण किया जा रहा है। अगला है हमारा कौन सा? घड़ियाल या मगरमच्छ परियोजना। इसका भी जो संरक्षण है 1975 में भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान से ही प्रारंभ किया गया। घड़ियाल, दरअसल मगरमच्छ और घड़ियाल दोनों में अंतर होता है। आप मगरमच्छ की अगर इस आकृति को देखेंगे तो उसके आगे की आकृति ऐसी होती है, जबकि घड़ियाल के आप देख रहे हैं एक पतली सी नुकीली मुखनुमा संरचना होती है। ठीक है, ये घड़ियाल होता है दोस्तों। और 1975 में, कब? 1975 में भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा से किया जा रहा है। तो दोस्तों कछुआ और घड़ियाल दोनों का ही 1975 में संरक्षण प्रारंभ हुआ और एक ही राष्ट्रीय उद्यान भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान से दोनों का संरक्षण प्रारंभ हुआ है। मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा चंबल घड़ियाल परियोजना। दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो अगर हम मध्य प्रदेश देखें तो यहाँ पर इस उत्तर में, जहाँ पर भिंड, मुरैना, श्योपुर, यहाँ पर चंबल नदी बहती है और यहाँ से चंबल घड़ियाल प्रोजेक्ट मुरैना में इनका संरक्षण किया जा रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश में 3 घड़ियाल परियोजना चल रही हैं। एक सोन घड़ियाल जो कि हमारे सीधी शहडोल में है, एक है केन घड़ियाल परियोजना जो कि छतरपुर पन्ना में, और एक चंबल घड़ियाल परियोजना जो कि श्योपुर मुरैना के आसपास क्षेत्रों में किया जाता है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में सोन घड़ियाल प्रोजेक्ट सीधी व शहडोल तथा केन घड़ियाल प्रोजेक्ट छतरपुर व पन्ना में स्थित है। भारत में अन्य घड़ियाल केंद्र में गुंडी घड़ियाल केंद्र तमिलनाडु व नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। ठीक है। एशियाई शेर गिर शेर परियोजना। अभी हमने आपसे बात किया था कि जब बाघ जो है 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया, लेकिन उसके पहले एशियाई शेर या गिर शेर को ही जो है तो भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता था। ये गुजरात की गिर पहाड़ियों में पाए जाते। तो आइए हम उसका चित्र देखते हैं। दोस्तों ये होता है जिसके मुख पर बाल होते हैं। दरअसल ये कौन सा शेर होता है? एशियाई शेर या गिर शेर। ये गुजरात की गिर पहाड़ियों में पाया जाता है। ठीक है। इस परियोजना का प्रारंभ 1973 में गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से, कहाँ से? गिर राष्ट्रीय उद्यान से हुआ। ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी कहाँ से? 1973 में ही, और एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए भी 1973 में ही परियोजना लाई गई। टाइगर के राष्ट्रीय पशु बनने से पहले एशियाई शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था। जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया कि टाइगर के राष्ट्रीय पशु बनने से पहले एशियाई शेर ही भारत का राष्ट्रीय पशु होता था। दोस्तों ये जो हम स्लाइड में पढ़ रहे हैं, जितनी भी सारी चीज़ें आप हमारे बोर्ड में देख रहे हैं, यही नोट्स आपको
प्रोवाइड कराई जाएगी। तो जैसे ही हम क्लास ख़त्म करेंगे और अगर आपको इस पूरे नोट्स चाहिए हो तो आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज करें या कमेंट में लिखें, हम आपके नोट्स जो है तो पीडीएफ में प्रोवाइड करा देंगे। या फिर अगर आप इजी एकेडमी ब्योहारी में एडमिशन लेते हैं तो आपको यही नोट्स प्रोवाइड कराई जाएगी, पूरी कंप्लीट कोर्स की, पूरे एमपीपीएससी की नोट्स आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा आप किसी अन्य कोर्स को भी हमारे एकेडमी में ज्वाइन करते हैं तो सारी ही नोट्स आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। आइए आगे देखते हैं। गुजरात की गिर पहाड़ियों को एशियाई शेरों का घर कहा जाता है। मैंने जैसा कि पहले बताया कि गुजरात में जो गिर पहाड़ियां हैं वहां पर एशियाई शेरों को क्या कहा जाता है, इनका घर कहा जाता है। एशियाई शेरों को मध्य प्रदेश के कूनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान में भेजने की योजना निर्माणाधीन है। कूनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है मध्य प्रदेश में, तो यह श्योपुर में है दोस्तों। और श्योपुर के कूनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेरों को लाने का एक लंबित मामला चला रहा है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है लेकिन प्रस्तावित है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, लाल पांडा परियोजना। लाल पांडा परियोजना दरअसल बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है दोस्तों। इस योजना का प्रारंभ 1996 में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग कहाँ पर है दोस्तों, यह पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा है। तो इस योजना का प्रारंभ 1996 में पद्मजा नायडू जूलॉजिकल गार्डन दार्जिलिंग में इसकी शुरुआत की गई, इनके संरक्षण की। लाल पांडा भारत के पूर्वी हिमालय क्षेत्रों में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश व पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पाया जाता है। लाल पांडा को केटवियर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों जाना जाता है, केटवियर के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें, जैसे हिम तेंदुआ का परियोजना कब से प्रारंभ हुई, तो 2009 में। ठीक। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ हुई, 2006 में। गिद्ध कार्य योजना कब प्रारंभ हुई, यह 2020 से 2025 के बीच चल रही योजना है। अगर हम बात करें कि 54वां टाइगर रिजर्व, जो हमने बात की थी कि भारत में टोटल 54 टाइगर रिजर्व हैं, 54, उन टाइगर रिजर्व में जो राजस्थान का धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है 22 अगस्त 2023 को उसे मंजूरी दी गई। तो भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो राजस्थान का धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी क्लास। कल 1 जनवरी से 5 जनवरी तक लगातार एडमिशन चालू रहेंगे। एमपीपीएससी का नया बैच और एसएससी जीडी का नया बैच प्रारंभ होने जा रहा है। आपको सारी ही चीज़ें इसी प्रकार से पढ़ाई जाएंगी। साथ में ये जो आप पढ़ रहे हैं यही नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ब्योहारी में कुछ नहीं है तो अब ये चीज़ें भूल जाइए। अब ब्योहारी में आप इंदौर भोपाल के जैसे ही तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको क्लास में आना पड़ेगा। चीज़ों को 1-2 दिन क्लास डेमो लेकर देखनी पड़ेगी। तीसरे दिन आपको डिसाइड करना है कि हमें यहाँ पे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। और मेरा दावा है दोस्तों कि अगर आप एसजी एकेडमी ब्योहारी ज्वाइन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप उसमें अपनी सफलता का पहला कदम बढ़ा चुके होंगे। तो आइए, हमारी टीम आपका इंतज़ार कर रही है। आप भी अगर बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर तरीके से चीज़ों को समझना चाहते हैं तो इजी एकेडमी ब्योहारी में आपका स्वागत है। इजी एकेडमी ब्योहारी है कहाँ पर, इसका पता कहाँ पर है, तो दोस्तों PWD ऑफिस, बस स्टैंड, या फिर आप कहा जाए कॉलेज का जो पीछे वाला गेट है, नया गेट, उसके जस्ट सामने है इजी एकेडमी। तो दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी भी चाहिए हो तो ये मेरा नंबर है 9359013681। ठीक है दोस्तों, तो अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल 1 जनवरी की फर्स्ट क्लास है और 1 से 5 जनवरी तक लगातार एडमिशन जारी रहेंगे। जल्द ही आप अपना एडमिशन कराएं और हमारी क्लास को ज्वाइन करें। थैंक यू।